अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अब से चंद लम्हे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कुछ अरसे के लिए सियासत से वक्फ़ा किया है और अपने रास्ते इमरान खान से अलहदा कर लिए हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान और एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की, लेकिन फवाद चौधरी भी अब इमरान खान के साथ नहीं रहे हैं। साथ ही साथ फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि उन्होंने सरेआम बबांगे दोहल 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात को संजीदा करार दिया है और कहा है कि हम इस पर जायज़ा ले रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगेगी और क्या 9 मई के जो वाक़यात हैं वो ग्राउंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए काफ़ी हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। फैसल वाडा भी इंकशाफ पर इंकशाफ किए जा रहे हैं। फैसल वाडा ने यह कहा है कि जो भी इमरान खान को या PTI को छोड़ता है वो सदर आरिफ अलवी से मिलता है और आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। ये इल्ज़ामात फैसल वाडा आयद कर रहे हैं। फैसल वाडा की बात को इसलिए भी संजीदा लिया जा सकता है कि वो उन चंद लोगों में से थे जो मोतमिद थे इमरान खान के भी और बैक वक्त सदर आरिफ अलवी के भी। दूसरी जानिब असद उमर साहब को रिहा करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के जो मामलात हैं वो किस हद तक जानदार हैं, क्या इमरान खान पे जो इल्ज़ामात हैं वो नैब साबित कर पाएगी या नहीं, इन्हीं सारे मामलात पे आज बात करेंगे। इरशाद साहब, फवाद चौधरी का जाना, डॉक्टर शीरी मज़ारी के बाद ये तवक्को तो की जा रही थी कि कुछ और लोग भी इसी कैडर के जाएंगे और फवाद चौधरी भी अब चले गए हैं। जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो चुके हैं। क्या अब इमरान खान अकेले ही रह जाएंगे? बज़ाहिर ये लग रहा है। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो सामने नज़र आ रहा है, इससे अब ये बहस तो हो नहीं सकती कि इमरान खान कितने तन्हा रह जाएंगे, कितने लोग छोड़ जाएंगे, कितने रह जाएंगे, क्योंकि ये तो अब नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है कि जो लोग अंदर हैं उनकी अक्सरियत भी इमरान खान को छोड़ेगी और जो अभी गिरफ़्तार नहीं हुए वो या तो गिरफ़्तारी से पहले फ़ैसला कर लेंगे या फिर गिरफ़्तारी के बाद उनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इसी तहरीक इंसाफ को हाईजैक किया जाता है, इमरान खान से छुड़वा के इसके नए अहदेदार मुंतखब होते हैं, या कोई नई पार्टी, कोई नया झंडा और कोई नए इंतखाबी निशान के साथ कुछ होता है। जो 2002 में हमने देखा था वो तो ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जब सन 2000 में चले गए थे तो उसके बाद पूरी पार्टी पर कब्ज़ा कर लिया गया था और फिर नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ना पड़ा था, उनके जो बाकी मादा साथी रह गए थे। अब एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये जो नया ग्रुप या नया धड़ा या नई पार्टी या नई तहरीक इंसाफ, मुहब्बे वतन तहरीक इंसाफ वजूद में आती है, ये अवाम में क्या नैरेटिव लेकर जाएगी। क्या आज फैसल वाडा ने एक बात और कही है जो काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि हम पुराने इमरान खान और पुराने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जो हैं, ये किसी और ने ये बात नहीं की, उसने कहा है कि इमरान खान के जो नज़रिया लेकर सियासत में आए थे और जो उम्मीदें उन्होंने अवाम को दिलाई थी, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान उसको छोड़ चुके हैं। तो अब क्या ये एक नैरेटिव होगा कि तहरीक इंसाफ का जो असल मंशूर था, जो असल प्रोग्राम था, वो हम लोग लेकर आगे चलेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने गैर मुल्की एजेंडे, यानी मुबैना तौर पर गैर मुल्की एजेंडे की वजह से या बाज़ लोग की करप्शन की वजह से या अपने ज़ाती मफादात की वजह से वो उससे हट गए थे और हम उस एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। ये अब देखना होगा। फैसल वाडा साहब ने एक बात और भी की कि PTI पर पाबंदी की जब बात हुई, ख्वाजा आसिफ साहब उससे पहले ये बात कर चुके थे, लेकिन हम आएंगे ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट पे भी। लेकिन फैसल वाडा साहब ने ये कहा कि PTI पाबंदी से ज़्यादा वाला काम कर चुकी है। इसका एक पहलू ये भी तो हो सकता है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इमरान खान की इस वक्त की अप्रोच का, फिर जिस तरह के 9 मई के वाक़यात हैं, इनका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं और यही रीज़न है कि वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो छोड़ के जा रहे हैं। और क्या वजह हो सकती है फिर? नहीं, वो तो अब देखिए, ये तो अब हकीकत है कि ये 9 मई का वाक़या
शर्मनाक वाक़या इस अंदाज में पेश ना आता तो फिर इसकी बुनियाद पर तो ये अलहदा ना होते ना। ये एक जस्टिफिकेशन तो उनके पास आ गई है ना, सही है गलत है, ये सिर्फ बहाना है, आड़ है, ये अलग चीज़ है। जी, इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान के मायनाज़ कानूनदान हैं। इरफान कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हुजूर, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है कि पीटीआई पर पाबंदी का जायज़ा ले रहे हैं। क्या आप भी उस टीम में शामिल थे जो ये जायज़ा ले रही है, और कानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ग्राउंड्स मुहैया कर दिए हैं ख़ुद पर पाबंदी लगवाने के? बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो 9 मई का वाक़यात हैं बड़े सीरियस हैं, और इस तरह से पाकिस्तान की तो तकरीबन 75 साल में कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें कानून को सामने रखते हुए की। जी, अच्छा इरफान कादिर साहब, ये फरमाएं कि ये जो पाबंदी लगती है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत ने लगानी है, लेकिन ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सिर्फ यही 9 मई के वाक़यात ही काफ़ी शवाहिद होंगे, काफ़ी सबूत होंगे पाबंदी के लिए, या कुछ और भी मटीरियल हुकूमत के पास होगा जो पेश करना होगा अदालत के सामने ताकि इंडोर्स किया जा सके? देखें, मुझे अभी इसका डायरेक्टली तो इल्म नहीं है कि हुकूमत के पास, क्योंकि जो तफ्तीशी अदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं जी, वो इस वक्त मेरे साथ तो राब्ते में नहीं है ना। जी जी जी। तो लेकिन जहाँ तक ऐसे शवाहिद का ताल्लुक है जो कि मीडिया के जरिए हम सब के सामने आ रहे हैं जी, तो उसमें तो बहुत सारा एविडेंस है जो कनेक्ट कर रहा है पार्टी हेड को जी उन तमाम वाक़यात से, जो कि जिस तरह कोर कमांडर हाउस है, जिस तरह और बहुत सारी फौजी की बात है जी, जहाँ घुस गए हैं, जहाँ जलाओ गिराव किया है जी, तो वो बाकायदा एक पूरा एक नजर आ रहा है कि पीछे कोई मास्टरमाइंड था या एक पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने ये चीज की है। सही। मैं समझता हूँ कि सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए जी कि आप मुल्क की सालमियत को दाव पे लगा दें। जी, अच्छा इरफान साहब, अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि अगर आप पाबंदी लगा भी देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक दिन में उसे कलअदम करार दे देगी। एक तो ये बता दीजिए कि वो बतौर लीगल एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर क्या होगा कि वो एक दिन में इसको कलअदम करार दे देगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट का तौसीक करना ज़रूरी है इस पाबंदी के लिए? देखें, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को शायद की रोशनी में ये बात देखना होगा ना कि आया पाबंदी जो लगाई गई है वो सही लगाई गई है कि नहीं लगाई गई। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट शायद ही ना देखे और एकदम पाबंदी हटा दे। सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो एक किस्म का ये इख्तियार जरूर है कि वो देखें कि शायद है कि नहीं है। अगर शायद नहीं है तो फिर तो वो कह सकते हैं कि जी ये पाबंदी जो आपने कैसे लगा दी, लेकिन अगर शायद है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट उन शायद की रोशनी में तो आए इसके कि उस पाबंदी को अपहोल्ड करेगा, वो बियॉन्ड दैट तो कुछ कर ही नहीं सकता। सही। इरफान कादिर साहब, जब आप कैबिनेट का हिस्सा थे, वज़ीर आज़म के मुशीर मावन खुसूसी के तौर पर, तो उस वक्त भी ये बातें चल रही थी पाबंदी की, और रीज़न्स थे, ये 9 मई का वाक़या तो नहीं हुआ था। तो उस वक्त आपके सामने कैबिनेट मीटिंग में कोई बात हुई हो, और क्या बातें थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से पाबंदी ज़रूरी समझी जा रही थी? जी, मुझे याद पड़ता है कि तब इस तरह की मीटिंग ग़ालिबन हुई थी जी, जिनमें कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला ही है, जब ये फैसला सामने आया था अच्छा, तो उस वक्त इन कवानीन का जायज़ा लिया गया था जी, और वहाँ पे ये बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कानून में जी, कि अगर कोई पार्टी जो वो फॉरेन फंडेड पार्टी हो जी, तो हुकूमत वक्त को ये इख्तियार हासिल है कि वो उस पर पाबंदी लगा सकते हैं और फिर मामला जो है वो भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ग़ालिबन। तब इस चीज़ को मैंने स्टडी किया था जी, तो आपने अब चूँकि मेरी तवज्जो मबजूल कराई है इस तरफ, तो इंशाल्लाह मैं फिर उसको देखूंगा, अपना थोड़ा सा नॉलेज रिफ्रेश करूंगा। सही। अच्छा, इन दिनों लोग जो हैं वो जेल से निकलते हैं या हवालात से निकलते हैं और वो ऐलान करते हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं,
तो ये जो बयानात हैं इसको इमरान खान साहब ने जबरी अलहदगी करार दिया है, फोर्स्ड डाइवोर्स। तो ये जबरी एक कानूनदान के तौर पर आप समझते हैं जबरी अलहदगी है या उनका ज़मीर जागा है और वो समझ रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ इसके बाद इस पार्टी में रहना गुनाह है, जुर्म है? देखिए, उनको जब अदराक हो गया है जी कि अब तो कानून अपना रास्ता रहेगा जी, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है जी। और मैं समझता हूँ कि गलती का एतराफ़ करना जो है अच्छी बात है। सही। और अगर वो अपने आप को इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जी और वो इस सारी चीज़ में तो इस किसी मजबूरी के तहत तो घुस आए थे और अब उनको अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, जी तो उनको हमें चाहिए कि उनको मौका ज़रूर दें ताकि उनका मौक़िफ़ सुना जाए। और अगर वाकई उनसे गलती हुई है तो और वो पार्टी भी छोड़ना चाह रहे हैं और वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे तो उनको कौन रोक सकता है इस तरह का कोर्स अडॉप्ट करने से। जी। अच्छा, जो लोग जिन लोगों पर FIRs हो चुकी हैं 9 मई के हवाले से, क्या इन ऐलानात के बाद वो FIRs भी ख़त्म हो जाएंगे, वो मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे और बरी ज़िम्मा समझे जाएंगे? नहीं, इन ऐलानात के बाद वो जो फौजदारी केसेस हैं वो तो जब तक के वो अगर तो मामला अदालत में चला गया है जी, तो फिर तो वो तो ट्रायल कोर्ट ही ख़त्म कर सकता है उसको, या उनको एक्विट करेगा या उनकी कन्विक्शन करेगा। तीसरा तो कोई ऐसा रास्ता बज़ाहिर नहीं है। लेकिन अगर तफ्तीश के लेवल पे है और तफ्तीशी जो है वो ये समझते हैं कि अभी ये इन्होंने जानबूझ के नहीं किया और इनको फंसा दिया गया और अब इनको समझ आई है कि वाकई इनको फंसा दिया गया, तो फिर वो तफ्तीश में बिल्कुल उनको वहाँ पे उनके खिलाफ जो केस है उसको बंद किया जा सकता है। सही। अच्छा, एक कानूनी पॉइंट है, ज़रा थोड़ा सा हमारे रहनुमाई फरमाएं कि इमरान खान साहब उस दिन गिरफ़्तार थे और वो कहते भी यही हैं कि मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। क्या इमरान खान ये प्ली ले सकते हैं कि मैं तो इसमें किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं हूँ क्योंकि मैं तो बैठा हुआ था, नैब की कस्टडी में था, मुझे क्या पता बाहर हो रहा है? क्या उनके ये दिफा बन सकता है इस केस से? वो अपने आप को निकाल सकते हैं 9 मई के वाक़यात से? हाँ, अगर के वो 9 मई के वाक़यात में वो, लेकिन उनका ये कहना कि उस वक़्त वो वहाँ पे नहीं थे जी, तो वो चूँकि पार्टी के करते धरते हैं, मेन लीडर हैं और उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिससे कि पता चलता है कि उन्होंने उकसाया था। जी, तो वो स्टेटमेंट्स जो है उनके होते हुए उस दिन खा वो वहाँ पे थे लाहौर में या नहीं थे या नैब के सामने थे, इस चीज़ से उनका जो केस है या उनके खिलाफ जो शवाहिद ऑलरेडी आ चुके हैं जी, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा इस बात का कि उस दिन वो थे कि नहीं। सही है। अच्छा, ब्रीफली इरफान साहब ये बता दें, उकसाने पे और अमली तौर पे किसी इश्तिहाल में शरीक होने पे कितना फ़र्क है सज़ा जज़ा का? देखें, उस पर देखना पड़ेगा ना कि अगर उकसाने वाला जो है अगर वो टीम लीडर है और वो तरगीब दे रहा है तो नेचुरली उसको फिर अभी तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, फिर तो इस पर इनकी कॉमन इंटेंशन है, तो उसमें तो तमाम लोग जो है उनको तरगीब देने वाले को भी सजा उसी तरह होगी जिस तरह के उसको जिसने उसकी तरगीब पे अमल किया। जी, ठीक। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपके वक्त का एक थे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने। अब तो शिमाल रीजन के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब आपकी जमात का माउथ पीस, आपकी नैरेटिव बनाओ मशीन, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं इमरान खान से। आपकी जमात अब कहाँ खड़ी है? आए दिन आपकी सफ़े अव्वल की क़यादत में से कोई ना कोई इमरान खान को छोड़े जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम। वाकई अफसोसनाक खबर है, तकलीफ हुई, दुख हुआ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि
आज से एक हफ्ता पहले इतनी ऊंची आवाज़ में अगर पार्टी को डिफेंड करने वाले लोग और शीरी मज़ारी साहब जैसे लोग अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो हालात ऐसे होंगे जी। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग पाकिस्तान में जमहूरियत की या इंसानी हकूक़ की या सियासी हकूक़ की बात करते हैं उनके लिए ये एक आई ओपनर है सबके लिए जी। और हमें उनसे हमदर्दी भी है जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। ज़ाहिर है हर आदमी की इतनी सख्त नहीं होती कि वो तकलीफ़ें या बर्दाश्त कर सके, लेकिन क्या ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इसके क्या मुज़मरात हैं और क्या आप समझते हैं कि जो PDM इसके पीछे जो उसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, अवाम पाकिस्तान जो बाशऊर हो चुके हैं, जो अच्छे बुरे का जिनको पता है और पिछले 10-12 साल में सियासत बड़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बड़ा ही एक हर जगह पे डिस्कस हुई है, तो मेरा तो नहीं ख्याल एक बतौर सियासी कारकुन की हैसियत के कि इससे इमरान खान की मकबूलियत को या पार्टी को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। लेकिन बहरहाल सियासत के लिए आजकल के दिन जो है, और वो जो लोग अपने आप को पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले अपने आप को जमहूरी कहते थे, वोट को इज्जत दो की बातें करते थे, इंसानी हकूक़ की बात करते थे, ख़वातीन की बात करते थे, आज के हालात देख के तो मेरा ख्याल है सबके लिए ये एक पैगाम है। बाकी अल्लाह ताला सबको इस्तकामत दे, हिम्मत दे। और अब्बास साहब, कल फयाज़ चौहान साहब ने पार्टी छोड़ते हुए ये कहा कि खान साहब को इस बयानिए की तरफ लाने वालों में फवाद चौधरी साहब, शीरी मज़ारी साहबा का अहम रोल था। वो टकराव की सियासत करा रहे थे और मैं रोकने में मसरूफ़ था। तो क्या वाकई फवाद चौधरी साहब और शीरी मज़ारी साहबा या कुछ और लोग खान साहब को और PTI को धक्का देने के बाद पीछे हट गए हैं? आप भी यही समझते हैं? शायद अब इस तरह नहीं होता। पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, आपको पता है, मीडियोकर लेवल के भी होते हैं, ठंडे मिजाज के भी होते हैं, कुछ एग्रेसिव मिजाज के भी होते हैं, और जब मीटिंग होती है सबकी बात सुनी जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि फयाजुल हसन चौहान साहब का इतना कद काट था पार्टी में कि उनकी कोई बात कोई इतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो शुरू में आए थे, बोलने की वजह से उनको अहमियत मिली, लेकिन शायद उनकी बात को फवाद चौधरी साहब के जाने से रिलेट करना मेरा ख्याल है दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन है। फवाद चौधरी साहब ने अगर पार्टी छोड़ी भी है तो बड़े एक ऑनरेबल तरीके से, जबकि फयाज साहब ने तो बताया कि जो उनके ज़ाती वजूहात हैं, उनको बनी गाला नहीं जाने देते थे और उनको पता नहीं बहुत सारे शिकवे थे। ये बात कह देना कि कोई मौक़िफ़ लेने में इन्होंने कहा, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जब चीज़ सिचुएशन आती है तो हालात व वाक़यात हैं। कल की मरियम साहिबा के नारे हमारी अफवाज के लिए आपने भी सुने, मैंने भी सुने, नवाज शरीफ के सुने, ख्वाजा आसिफ जो आज बातें कर रहे हैं, अगर किसी को बात करने पे अगर कोई सजा मिले तो ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या बातें की हुई हमारी नहीं। अब्बास साहब बात ये है कि खान साहब और आप सारे लोग जो थे ज़्यादातर तजर्बाकार लोग थे। खान साहब ख़ुद कहते हैं कि मैं मुताले भी करता हूँ, मैं जानता भी हूँ बहुत कुछ। टकराव की सियासत हम 1970 से देख रहे हैं कि जिस सियासी जमात ने टकराव की सियासत अख्तियार की, बिलाखिर अपने आप को नुकसान पहुंचाया। जिस लीडर ने ऐसा किया अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो क्या आप जैसे लोग या दूसरे लोग ऐसे नहीं थे जो खान साहब टकराव को बढ़ा रहे थे? कोई रोकने वाला भी था या सारे ही उसी कश्ती के सवार थे और उसको बढ़ावा दे रहे थे? देखिए, मैं बहुत ज्यादा पुराना सियासतदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने रीसेंट हिस्ट्री में देखा है कि बस ये हालात की बात है। जो मैंने आपको मिसालें दी, ख्वाजा साद रफ़ी की, ख्वाजा आसिफ की, मौलाना फजल रहमान की, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की, इनकी बातें जो अभी बिल्कुल रीसेंट पास की बातें सुने, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब तो हर वक्त बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे। अब ये वो बातें मेरे कद से बड़ी हैं। अगर मैं बात करना शुरू कर दूं कि ये क्या हो रहा है, मेरा ख्याल है सामने वालों को भी समझ है कि कोई ऐसा टकराव की बात ना थी ना है, क्योंकि हम लेकिन तो PDM से आपका गिला इसलिए नहीं बनता कि PDM वाले कहते हैं कि 18 में हमारे साथ भी यही हुआ था कि 17 में 18 में मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से लोग निकाल के हाँ के इसी तरफ आपकी तरफ लाए जा रहे थे। तो वो कहते हैं ये तो मुकाफात अमल है, 18 में जो आप कर रहे थे हमारे साथ आज आपके साथ हो रहा है।
नहीं, आप फैक्चुअली ये बात ठीक नहीं मैं समझता। मुझे बता दें, शीरी मजारी को 5 दफा जमानत हुई है और 5 दफा उनको दोबारा बंद किया गया। आप मुझे फवाद चौधरी साहब के जो हुआ या जो बाकी उनके साथ हो रहा है, आप मुझे एक मिसाल दे दें 2018 की। मैं सियासत में बड़ा एक्टिव था कि जिसमें किसी को सजा मिली हो या किसी को जेल से वो उसको ये पीटीआई में शामिल कराया गया हो। ये अलग बात है कि पीटीआई इमर्ज कर रही थी, लोग शामिल हो रहे थे, लेकिन मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं लगती कि कोई दबाव में शामिल किया हो। आज मुझे बता दें, किसी एक बंदे ने पीटीआई छोड़ी है, किसी दूसरी जमात में गया, वो नून लीग में क्यों नहीं जा रहे? वो लोग जितना मेन लोग हैं, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वो किसी पार्टी नून लीग कहती है हम पहले से सैचुरेटेड हैं। अब्बासी साहब वो कहते हैं हमारे पास पहले से हमारे लोग टूटे ही नहीं हैं। आपके दौर में जो एहतसाब की लहर थी है, जब वो ज़ेरे एहताब थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे लोग तो टूटे ही नहीं, वो खड़े रहे हैं। उन्होंने हर तरह की सोबत को बर्दाश्त किया है और अब स्पेस ही नहीं है नून लीग के पास, इसलिए तो किसी तीसरी जमात की बात होती है। हमें इस वक्त देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल और एक कौमी पार्टी जिसकी प्रेजेंस हर जगह पे है, अगर उसके साथ ये रवैया हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक इदारा है जो सबसे बड़ा ताकतवर है, उसके दरमियान गलतफहमियां पैदा करके पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो सोचना है। अच्छा, सवाल हमने कोई आज पीटीआई को तोड़ना मकसद तो नहीं है। अब भाई साहब सवाल ये है, देखिए 2014 में आप पे इल्ज़ाम किया, बल्कि हमने भी रिपोर्ट किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर गंदे कपड़े लटका दिए। 9 मई को जो किया वो तो इंतहाई हो गई। अब आप पे पाबंदी की बात हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सियासी तारीख है कि सियासी जमातों पे पाबंदी जो लगी उसका असर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन खुद को खुद ही आप कटहरे में नहीं ले आए। आप कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं 9 मई के वाक़यात से कि उसमें आपके कारकुन नहीं थे? देखिए 9 मई के वाक़यात में देखिए पुरअमन एहतजाज करना, मुल्क में कोई इमरजेंसी तो लगी भी नहीं थी, कोई मार्शल लॉ तो लगा नहीं था। अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं और वो वायलेंट होता है, अगर जहां जहां तशद्दुद हुआ है सब ने उसकी मजम्मत की है, जिसने की है उसको कानून के मुताबिक कटहरे में ले जाने की बात सबने की है, इमरान खान ने भी किया। अब मुझे ये बता दें, मौलाना फजल रहमान को कैसे पता था कि इमरान खान को खत्म करना है? मरियम साहब कैसे कहती थी कि बैलेंस करना है? तो ये सारा कुछ, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए जिसमें इशारे हैं कि ये इस तरह नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो गलत था। आज 2023 में 144 के लगे हुए, अगर मौलाना फजल रहमान के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं उसमें तो किसी ने कोई नहीं कहा, वो तो कोई आईन और कानून का तो ये सारी बातें मेरा ख्याल है देखने और सुनने वालों के लिए इसमें बहुत सारे इशारे हैं और लोग ज़ाहिर है अपनी वक्त पे रिएक्ट करते हैं। अब्बास साहब ये फरमाएं कि ये हसास मकामात पर मुजाहरे करने की तजवीज़ किसकी थी? ये कोई इमरान खान का नादान दोस्त था, कोई दाना दुश्मन था? जब आप आवाम को लेकर जाएंगे 200, 2000, 5000 लोगों को, वहाँ फिर आपका कंट्रोल तो नहीं होगा, वो कुछ भी मॉब मेंटालिटी एक होती है। तो ये तजवीज़ किसकी थी कि जी यहाँ उन मकामात पर जाके मुजाहरा किया जाए जहाँ आम तौर पर लोग अवॉइड करते हैं जाने से? देखिए इतनी आवाज़ें इसके मेरे खिलाफ हैं कि मेरी एक आवाज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बेस्ट तो हाल यही है, मैं तो दावा करता हूँ कि हम लोगों का में से कोई भी नहीं था, लेकिन इसके लिए कहा कि इसकी बाकायदा कोई इंक्वायरी कमीशन बने। मैं आपको पिंडी की बता सकता हूँ कि पिंडी में आप सब जानते हैं कि जंग बिल्डिंग से हम नीचे उतर के लोग लियाकत बाग प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, वो सारा पुलिस आगे से उनको मार मार के भगा रही थी। जब 3 दफा पुलिस ने उन पे शेल मारे तो उसके बाद लोगों ने तो कहाँ जाना था, लोगों को तो मरी रोड पे और रास्ता ही कोई नहीं है। आप पता वो एलिवेटेड है, एक तरफ नाला ले है, बाकी तरफ बिल्डिंग है, तो लोग निकलने के लिए सदर की तरफ गए। हाँ, उनको कौन था? मैं तो कह सकता हूँ कि कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं। अब्बासी साहब आप लाजमी नहीं है आपने सदर ही जाना था, आप लोगों को उधर मोती महल लेके जा सकते थे, लियाकत बाग लेके जा सकते थे, राजा बाजार की तरफ लेके जा सकते थे, वापस फैजाबाद की तरफ लेके जा सकते थे। ये कोई जवाब नहीं है अब्बासी साहब। नहीं, एक ऑडियो वायरल हुई है, आज एक ऑडियो आई है। फैसल ने बड़ी अच्छी बात की, फैसल भाई, ये जो शेलिंग थी ना, ये लियाकत बाग चौक से प्रेस क्लब के सामने से बैकवर्ड जंग बिल्डिंग तक हो रही थी, तो ना आपको मोती महल की सड़क थी ना राजा बाजार की थी, एक ही रास्ता था कि लोग वहां से निकले। मैं ये कहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ये मेरा क्लेम है। सदर को भी फिर रास्ता नहीं बनता था। अब्बास साहब ये जो एक आज ऑडियो रिलीज़ हुई है, वायरल हुई है, जिसमें शोज़ब और दूसरी समाविया और 3-4 ख़वातीन आपस में गुफ्तगू कर रही हैं और वो GHQ का जिक्र हो रहा है कि उस तरफ चले गए हैं, तो इसका मतलब है कोई प्लान तो था? नहीं, ये हो सकता है, मैं अब इसका मैंने सुनी नहीं है और वो जवाब दी, लेकिन हो सकता है कि जब क्राउड वहां से डिस्पर्स हुआ
तो क्राउड जाके उधर गया तो वो उन्होंने कहा कि उधर जाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लियाकत बाग की कॉल पार्टी ने दी थी, मैं भी उनमें शामिल था जिनमें लियाकत बाग की कॉल दी थी। मेरे ट्विटर पे मेरा वॉइस मैसेज, मेरा वीडियो पैगाम मौजूद है। हमने पुरअमन मुजाहरा करना है, उसके दौरान मेरी तकरीरें मौजूद हैं, हमने पुरअमन रहना है। लेकिन ये चेक करें, फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अब्बासी साहब, फयाजुल हसन चौहान कहते हैं यकुम मार्च को नहीं किया, रोका नहीं लोगों को। यकुम मार्च को इमरान खान ने डायरेक्शन दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आप लियाकत बाग से सदर की तरफ पेशकदमी करें। वो कहते हैं कि हमने नहीं की, मैंने राजा बिशारत साहब के कंसेंट से वापस फैज़ाबाद की तरफ रैली को मोड़ दिया। फिर 6 मार्च को दोबारा ये हुक्म दिया इमरान खान ने, 6 मई को। उन तमाम जूम मीटिंग में मैं मौजूद था। फैसल साहब और फयाजुल चौहान साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वो कोई और बात थी। हमने एक दफा प्रोटेस्ट की है, हम शमशाबाद से कमेटी चौक आए हैं, और दूसरी हमने प्रोटेस्ट की है जो कमेटी चौक से लियाकत बाग प्रेस क्लब थी। कोई उसमें सदर की तरफ जाने की बात नहीं है। वो फयाजुल चौहान साहब मुबालगा आराई से काम कर रहे हैं और उनका आपको मिजाज का पता है। वो कह रहे हैं ट्रेनिंग दी है यकुम मई को इमरान खान ने लोगों को, और बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी गई है, वहाँ पे लहू गरमाया गया है, शेर व शायरी बयान की गई है, बताया गया है। वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और ये तो बहुत बड़ी गवाही उनकी अदालत में हो सकती है इमरान खान के खिलाफ। चौहान साहब खुद लीड कर रहे थे, मैं के साथ था, तो ऐसी तो उसमें कोई वीडियो को ऑडियो निकालें, देखे ना, किसी रेलेवेंट कोई बात हो तो बंदा उसका जवाब दे। बिल्कुल ये बात नहीं है। ये बात जरूर है कि उसमें रैली पे तनकीद हुई कि एक में बंदे कम थे, दूसरी में जल्दी चली गई। उस रैली ने दोनों का डिक्लेयर्ड पॉइंट था कमेटी चौक टू लियाकत बाग प्रेस क्लब, और पहली वाली का था शमशाबाद टू कमेटी चौक। तो ये मेरा ख्याल है उनकी बात में कोई वजन नहीं है। और इमरान खान साहब जेल में है। अगर किसी ने कोई प्रोटेस्ट करनी होती, जब इमरान खान पे हमला हुआ था उस वक्त करता कोई, अगर वायलेंट होती, हम सारे लोग चलाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, जब वक्त साबित करेगा कि ये जो चीजें बन रही हैं, खासकर पिंडी के हवाले से, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने इनको ड्रैग किया, वरना कोई पॉलिटिकल आदमी उस वक्त ना आगे था, ना आपको ऑडियो वीडियो में नजर आएगा, ना कोई पॉलिटिकल आदमी उधर गया है। हाँ, जब मॉब इकट्ठा हो गया उसमें सदर के चौक पे, वो फ्लैशमैन के सामने, उस वक्त लोग गए, लोग गुजरे। लेकिन जो कोई जिस किसी एक सियासी बंदे की आपको जीएचक्यू के सामने वीडियो ऑडियो नजर नहीं आएगी, उसकी प्रेजेंस नजर नहीं आएगी, तो ये सारी बातें फिर आप आज कहते हुए अजीब लग रहा है, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है। लेकिन वक्त के साथ मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि पीटीआई, इमरान खान की पार्टी में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसका माजी का रिकॉर्ड हो, वो किसी पुरतशद्दुद एक्टिविटी में हो, जुल्फिकार की तरह, गुल्लू भट्टों की तरह, लियारी अमन की तरह, पीपल्स जो क्या होते हैं अमन कमेटियों की तरह, कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। और ये 9 मई का क्या मामला है, ये पर अब थोड़ी सी बात बड़ी है और ये वक्त के साथ इंशाल्लाह लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, आप ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम पीटीआई पर पाबंदी के लिए गौर कर रहे हैं, पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं या जायज़ा ले रहे हैं, और जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं 9 मई का वाक़या जो है वो एक काफ़ी सबूत या दलील है कि जी उस पर पाबंदी लग सकती है। अगर पाबंदी लग जाती है, खान साहब नाअहल हो जाते हैं, गिरफ़्तार हो जाते हैं, और आपकी टॉप लीडरशिप जो है वो तो पार्टी छोड़ रही है, तो फिर जो बाकी मादा पार्टी होगी उसका लाहेमल क्या होगा? आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे या कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे? देखें, किसी एक बंदे के एक्ट का दूसरा बंदा जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आप मुझे लीडरशिप का, जनरल सेक्रेटरी असद उमर का, शाह महमूद का या इमरान खान का कोई पैगाम जब तक नहीं दिखाएंगे, कौन कोई कैसे तस्लीम करेगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी आदमी ने कोई वायलेंट एक्ट किया, वो तो आरपीओ सीपीओ को पूछेंगे क्यों उसने जाने दिया। आरपीओ सीपीओ से पूछे कि लियाकत बाग से सदर तक तकरीबन 40 मिनट का रास्ता था, वो कहाँ थे, पुलिस ने क्यों नहीं रोका? तो वो उनसे पूछा जाए। अगर मैं जाऊं तो मुझसे पूछें, जो गया उससे पूछे। मैं मजम्मत भी करता हूँ, भरपूर मजम्मत करता हूँ जिसने भी कोई वायलेंट एक्ट किया, लेकिन किसी और के एक्ट की आप मुझे सजा दें और इमरान खान को जेल में सजा दें, मेरा ख्याल है कि अब्बासी साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन है। ये सब बातें ठीक है, मारूजी हालात जो भी थे, अगर आपकी बात से इत्तफाक कर भी लिया जाए, लेकिन जो पिछले 14-15 महीनों से आपकी जमात और आपके लीडर हकीकी आज़ादी, ग़ुलामी, जिहाद ये सब करते रहे, तो क्या ये बारूद से कम था? मुझे ये बताएं, ये जो नवाज शरीफ साहब जो करते रहे पिछले 3-4 सालों से, आप उसका कंपैरिजन करें। इमरान खान तो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, फैसले अवाम के जरिए बात करने, तो जमहूरी बात है, इसमें कौन सी जमहूरी बात है? आज़ादी की बात करना, क्या खुदा न खास्ता आज़ादी की बात करना। ठीक, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। आपके वक्त एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, खबर ये आई है कि जहांगीर तरीन साहब के घर में कोई आना जाना शुरू हो चुका है, कुछ सियासी लोगों के साथ उनका कोई चाय पानी का सिलसिला शुरू हो गया है और स्मेल ये हो रहा है कि वो फिर से कोई पावर पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करेंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है, पीटीआई से लोग निकल रहे हैं, क्या जहांगीर तरीन इन लोगों के लिए एक फेवरेट पर्सनैलिटी अभी भी हैं और वो उन पर भरोसा कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, क्या ये जहांगीर तरीन के हाथ पे तायद कर लेंगे? दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं कि, लेकिन किसी पार्टी को लीड करना शायद ना उनकी सेहत इजाज़त देती है, ना उनकी उम्र इजाज़त देती है, ना मसरूफियत। और खैर मसरूफियत तो फिर यही काम वो करेंगे, उनके साहबजादे कारोबार संभालेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। ये सेहत और उम्र का जो मसला है वो तो है, वो उस तरह से फिट नहीं है जिस तरह इमरान खान। तो एक तो ये प्रॉब्लम है उनका उस हवाले से। तो लेकिन किसी आज से 1.5-2 साल पहले जब उन्होंने राह जुदा की थी और फिर मेल मिलाप लोगों से वो मिल रहे थे, तो उस वक्त उनके पेश नज़र ये था कि अगले इंतखाबात से पहले हम एक ग्रुप बनाएं और वो ऐसा मौसर ग्रुप हो कि अगली हुकूमत की तश्कील उसके बग़ैर ना हो। जिस पलड़े में वज़न डालें वो यानी किंग मेकर, वो किंग मेकर हूँ खुद और उनका ग्रुप किंग मेकर हो। ये उनकी और उनके साथियों की सोच थी आज से 1.5 साल पहले, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने से पहले। और फिर इमरान खान की हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो एक्टिव इसीलिए नहीं हुए कि वो इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे थे या उनको मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो उन्होंने ख़ुद एक्टिव नहीं हुए, बल्कि कुछ ऐसा लगा कि इनका ग्रुप बिखर गया है और वो कोई नून लीग में जा रहा है, लेकिन वो मुतमईन थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यही वजह है कि राजा रियाज साहब वाला ग्रुप जो है अभी तक वो अपने आप को पीटीआई कहता है, और जो सूबाई वो तो कानूनी मसला भी है ना, कोई और ग्रुप कह भी नहीं सकते। जिन लोगों को टिकट नून लीग के मिले थे वो सारे के सारे हार गए, यानी 15 तो उनमें से हार गए ना, 17 हाँ 16, एक आज़ाद और हाँ बिल्कुल ठीक। तो बाकी जो हैं वो भी एक फिर वहीं के वहीं मौजूद है, वो अब नून लीग का हिस्सा। दूसरा नून लीग में गुंजाइश भी उस तरह नहीं, गुंजाइश भी नहीं है, उनके लोग टूटे ही नहीं। अब दो चीज़ें हैं, अब अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उसमें तो फिर जाहिर बात है कि शाह महमूद कुरैशी और देखें, अगर तो कोई ताकतवर इनको इकट्ठा कर दो तो ये मुश्किल भी नहीं है। आखिर पीपल्स पार्टी में गिलानी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इकट्ठे रहे हैं, हालांकि मुल्तान की सियासत में ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ धड़े हैं, लेकिन वो शेर और बकरी दोनों एक घाट पानी पीते रहे हैं। शेर और बकरी एक घाट से फिर भी पानी पी सकते हैं आने वाले साल में, अगर हम देखें। पी सकते हैं, क्यों नहीं। काफ लीग में हमने देखा ना, काफ लीग में फिर जाके लगारी साहब भी थे, नसरुल्लाह खान दरीशक साहब भी जो थे, ये एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप थे, ये दोनों इकट्ठे थे मुस्लिम लीग काफ में। यहाँ लाहौर में अराई और कश्मीरी इकट्ठे थे, किसी जगह पे राजपूत और जाट जो थे वो इकट्ठे हो गए थे, कई ग्रुप जो थे वो इकट्ठे हो गए थे तो एक ही छतरी तले, और हैरत होती थी कि ये कैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन हो गए फिर। इसी तरह मुस्लिम लीग ये पीटीआई में 18 में भी तो ऐसे हुआ है ना जी, ऐसे ही हुआ। कई लोग जो हैं जो मुतहारिब ग्रुप थे वो एक इकट्ठे हो गए, तो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन जो असद उमर है या शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो किसी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो लाइमलाइट में ही रहना चाहिए। वो लाइमलाइट में बड़ी पार्टी के तौर पर, चूँकि असद उमर पीटीआई में रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के हिस्सा थे, जनरल सेक्रेटरी थे। शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्लिम लीग नून और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और फिर इसमें आए, तो वो तो एक पार्टी। अब बज़ाहिर दो सूरतें मुमकिन हैं। एक तो ये है कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाए पीपल्स पार्टी में, जिसके सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि अगर
प्रोजेक्ट बिलावल कोई है, कोई वजूद है उसका, तो फिर यही वो प्रोजेक्ट तो इरशाद सब नहीं होगा। अगर वो नहीं है तो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा प्रोजेक्ट तो नहीं बनेगा ना? नहीं, क्यों नहीं, यहाँ सब कुछ होता है क्या, ऐसी ऐसी कौन सी बात है? ये वो तो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है। और नहीं, वो इक़्तिदार के लिए देखें, हमारे यहाँ ये जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं पिछले 40 साल से 45 साल से, वो तो यही है कि इक़्तिदार आ जाए तो वोट की इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है और शहादतें भी दम तोड़ देती हैं। और ये जो आज हम देख रहे हैं, रोटी ये सारे मकान जिंदा रहता है। नहीं, कहाँ जिंदा है, कौन सा रोटी का मिला है लोगों को? नहीं, किसी तो को फिर कैसे मरेगा? ना किसी को मिला है ना है वो। प्रोग्राम का टाइम इरशाद साहब खत्म हो गया है। हाँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। फिर आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही।